टू iGATE भिलाई। जैसा आपको मालूम है गेट 2019 का रिजल्ट आ गया है और हमारे भिलाई से काफ़ी स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं और जिसमें से एक स्टूडेंट है तरुण पटेल, जिनका गेट में अभी 280 रैंक जनरेट हुई है और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, BIT दुर्ग में पढ़ते हैं। कॉलेज में रहते हुए इन्होंने गेट की प्रिपरेशन की है और कॉलेज को मैनेज करते हुए गेट की प्रिपरेशन करते हुए 280 रैंक 2019 में जनरेट की है। तो आज इस सब लोग डिस्कस करें इन्होंने कैसे कॉलेज को मैनेज किया, कैसे गेट की प्रिपरेशन किया और कैसे मोटिवेटेड रहे, एक अच्छी रैंक जनरेट की। फर्स्ट टाइम इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये रैंक ठीक है, अच्छी रैंक है और कहीं पे अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाएगा। इनके कॉल तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से और सो आपके पास ओल्ड IITs हैं, वहाँ पे एडमिशन को मिल जाएगा। हेलो तरुण, अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए आप हमारे व्यूअर्स को कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपकी हॉबीज़ क्या है। ठीक है। मेरा नाम तरुण है, आपको पता चल गया है। तो मेरा स्कूल BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 था और मैं पहले से ही पढ़ाई में ठीक था, तो मैंने IITs के लिए प्रिपरेशन करना और 11th में चालू कर दिया था। पर उसमें मेरे को कुछ अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया था, तो मैं धीरे धीरे डीमोटिवेटेड हो गया था। और मेन बात यह था कि मैंने उस वक्त टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा मेंस में थोड़ा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया था। तो आपकी कोई हॉबीज़? फिर हॉबीज़ में मैं अपना क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है। साथ में अगर फ्री टाइम मिलता है तो मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब नॉवेल्स वगैरह। ओके, तो तरुण ये बताइए, आप जैसे BIT कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी ऑलरेडी फाइनल ईयर में हैं, तो जब आप, मुझे याद है कि आप 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किए थे हमको। फोर्थ में, अच्छा फोर्थ में आ गए थे आप। तो फोर्थ में आपने ज्वाइन किया था, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमें गेट के बारे में, मतलब ये प्रिपरेशन करनी चाहिए और हमें इसको लेकर क्या फ्यूचर है, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि हमको गेट कर ही लेना चाहिए? सर एक्चुअली क्या हुआ था, मैं फोर्थ में ज्वाइन किया था तो एक्चुअली मतलब गेट के लिए मोटिवेटेड नहीं था। मेन था उस वक्त मैं हैकर रैंक में कोडिंग वगैरह करता था, तो मेरे को अच्छा लगता था कोडिंग वगैरह करना। तो मेरा रैंक उसमें ठीक ठाक आता था पर उतना अच्छा नहीं आ पाता था। तो मेरे को लगा मेरे कंसेप्ट थोड़े कमज़ोर हैं। तो मेरे को मेरे दोस्तों से पता चला कि सर यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। आप मेरे को पता चला कि आप 4th सेम में CDS एडअप करा देंगे। तो मैं वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो फिर ज्वाइन करने से क्या हुआ, मेरे कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़िया होने लग गए। फिर मेरा हैकर रैंक में अपना रैंक इम्प्रूवमेंट होने लगा, तो मेरे को लगा सही चल रहा है। फिर धीरे धीरे 5th सेम में TOC वगैरह चला, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में। तो मेरे को लगा कि अब धीरे धीरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो ही रहे, तो गेट के लिए मैं पता किया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं फिर एकदम धीरे धीरे मोटिवेटेड हो गया। फिर आपके रेगुलर गाइडेंस में रहा, तो आप बताते रहे गेट के फ़ायदे क्या हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरे अंदर आया कि अब गेट निकालना है, अच्छी रैंक लेके आनी है। फिर मैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन जारी रहा। हाँ, ये जैसे तरुण ने बताया कि उनको कोडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सिर्फ कोडिंग ही करेंगे और उससे हम अच्छी जॉब लगा लेंगे। देखिए, कोडिंग के लिए हमको लगता है कि, आपको क्या लगता है कि बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है? मतलब एक कोडिंग के लिए क्या प्रॉपर आपका प्लान होता है, कैसे आप प्लान करते हैं? कोडिंग के लिए मेन बात ये है, लैंग्वेज सबको आ जाती है, लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है। बस सिंटेक्स सीखने में कोई टाइम नहीं लगता है। मेन बात ये है, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके आपको एक लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बार लॉजिक डेवलप हो भी गया तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, वो उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ यूज़ करके हो सकता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, क्वेश्चन वो सॉल्व होगा आपसे पर उसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसमें अप्रोच ले सकते हो, बेहतर अप्रोच ले सकते हो। और आजकल वही काम आता है, कैसे कोई कंपनीज आती है तो वो कोडिंग वगैरह बराबर चेक करती है। तो मतलब आपको कैसे, मतलब आपके जो कोडिंग है इसके लिए कौन कौन से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? कोडिंग के लिए आप DS और एल्गोरिदम पे मेन फोकस रहना चाहिए। मतलब DS में जो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ध्यान देना, मतलब हीप वगैरह, प्रायोरिटी क्यू वगैरह, क्योंकि उन सब से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सॉर्टिंग एल्गोज वगैरह देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और एक बात, एल्गोरिदम्स पता रहने चाहिए कुछ कैसे, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा एल्गोरिदम फिट बैठता है, कौन सी प्रॉब्लम DP से सॉल्व होते हैं, कौन सी प्रॉब्लम क्या बोलते हैं वो डिवाइड एंड कंकर सॉल्व हो रहा है। आपको ये सब अप्रोच लेना पड़ता है। एक्चुअली वो सब क्वेश्चन देखने पे आपको समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच फिट बैठेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए उसका अपना अप्रोच है और हर अप्रोच से आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं ब्रूट फोर्स से आके भी आंसर आता है, पर वो अप्रोच जो आपको लेना है, जो बेस्ट अप्रोच है, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी तरुण ने बताया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके सारे बहुत सारे एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, गेडी एल्गोरिथम है, बैक ट्रैकिंग है,
और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम हम लोग फॉलो करें। जब आप गेट पढ़ते हैं ना तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है, फंडामेंटल्स के क्लियर विजुलाइज होता है बेसिकली कि इस प्रॉब्लम को हम लोग यूज़ करें, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करें तो हमसे आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रिड्यूस हो जाएगी इसकी, मतलब ये प्रॉब्लम मेरा जो होगा काफ़ी इफिशिएंटली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जो बनेगा काफ़ी ऑप्टिमल बनेगा। तो वाकई गेट पढ़ने से मुझे भी ये फीलिंग है और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है मुझे ये लगता है कि वाकई में ये मतलब बहुत ही ये अच्छा प्लेटफॉर्म है गेट, जो कि आपके फंडामेंटल को काफ़ी क्लियर कर देता है। तो तरुण हमें ये बताइए जब आप मोटिवेट हो गए गेट के लिए, हमको गेट करना ही चाहिए और गेट में एक अच्छी रैंक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, चूँकि आप कॉन्फिडेंट तो थे, मुझे लगता था कि आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे और आपका ग्रुप भी था, ग्रुप भी आपका हमको लगता है आपके ग्रुप में सभी लोग 500 के अंदर में आ गए। तो कैसे आपने अपने आप को प्लान किया कि आपने कैसे अपनी प्लानिंग डिसाइड किया कि अब मुझे टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, कब से टेस्ट सीरीज लेना है, मतलब कि क्या प्लान था आपका, चूँकि आप कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज का भी मैनेज करते थे आप कोडिंग भी करते थे, प्लस आप गेट की तरफ भी मोटिवेटेड थे। तो कोडिंग को, फिर कॉलेज को, फिर आपका गेट की प्रिपरेशन को, तीनों चीज़ों को कैसे आपने मैनेज किया, टाइमिंग कैसे आप डिवाइड किए थे? ओके सर, स्टार्टिंग मैंने 4th सेम से किया था, तो मैंने 4th सेम CDS को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मुझे उसको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। CDS को मैंने जब पढ़ना चालू किया था तो सर ने पढ़ा दिया था और मैं मैं सर जो पढ़ाते थे उसको मैं घर में आके पढ़ता था और नहीं भी पढ़ पाता तो उसको अगले दिन या फिर एक आध हफ्ते के अंदर पढ़ ही लेता था। उसके बाद क्या होता था कि अब मेन बात ये पढ़ तो लिए है, उसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने गेट ऑफ फ्लो में है, वहाँ से क्वेश्चन बनाते रहता था रेगुलर, और धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते क्या अप्रोच मिलता है, तो उस अप्रोच के थ्रू मेरा धीरे धीरे नॉलेज बढ़ते गया और मैंने 4th सेम में अपना CDS इतना अच्छा कंप्लीट कर लिया था कि मेरे को बाद में बस हल्का सा रिवाइज करना पड़ता था, मेरे को पूरा चीज़ याद हो जाता था। उसके बाद 5th सेम में मैंने TOC CD पढ़ लिया था। TOC CD मैंने फिर वही बुक से पढ़ा था और सर तो पढ़ा ही रहे थे, और CDS भी मतलब सर पढ़ाते थे, मैं वही एक आध हफ्ते में कोशिश करता था कि वो कोर्स कंप्लीट हो जाए मेरा, मतलब जो सर पढ़ाए मतलब इस हफ्ते में सर इतना पढ़ा दिया तो उसको अगले हफ्ते तक ख़त्म करना ही है कैसे भी। उसके बाद धीरे धीरे क्या बोलते हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, फिर कई और से मटीरियल मिल जाए, कोई स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स वगैरह क्या बोलते किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए वो सबको बनाना ताकि कुछ अच्छा अप्रोच मिलेगा, फिर कुछ सीखने को मिल जाए, वो सब देखते रहता था मैं रेगुलर। क्या टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी फॉलो करते थे? CN के लिए मैंने वो रॉस की थी और OS के लिए गैलविन लिया था, और कुछ के लिए टेक्स्ट बुक लगता है, कुछ के लिए नहीं लगता। मेन CN के लिए लगेगा टेक्स्ट बुक, OS के लिए टेक्स्ट बुक जरूरी है क्योंकि वो सब में अच्छे से कंसेप्ट दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द सेंस कि मतलब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं, मतलब उससे कंसेप्ट मतलब जैसे क्वेश्चन उसे बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो मतलब आपको टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज भी बनाना है, ऐसा टाइप का है। तो आपको iGate से कितना बेनिफिट मिला? सर iGate से ये है कि मेरे को एक्चुअली मैं गेट के लिए मोटिवेटेड तो था ही नहीं, मेरे को ऐसे पता नहीं था कि गेट में आगे जाके होना क्या है। मैं पहले से मेरे को लगता था मैं IIT जाने के लायक ही नहीं हूँ। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ना चालू किया तो मेरे को लगा नहीं अब तो गेट हो सकता है, अगर मतलब मैं कंसेप्ट बन रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे और फिर आपका रेगुलर गाइडेंस था, तो मेरे को पता चला कि हाँ गेट में जाने के बाद ऐसे ऐसे मतलब तैयारी करने से अगर IIT वाईटी मिलती तो यही अपॉर्चुनिटीज़ है। तो फिर मेरे को लगा नहीं अब कर सकते हैं, तो फिर अगर आप नहीं मिलते या फिर मैं गेट के लिए तैयारी नहीं करता तो शायद मैं आपके साथ यहाँ बैठा ही नहीं होता। सही बात है। तो तरुण जी ये बताइए आपकी जैसे हम कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन में टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे लोग प्रिपरेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो बाद में जाकर टेस्ट की जब बारी आती है तब तक उनकी प्रिपरेशन छूट जाती है, नहीं कर पाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चूँकि एक जर्नी है ना ये प्रिपरेशंस की, तो आपकी भी एक जर्नी थी, तो आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता था, किस पॉइंट पे आके अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करते थे आप? ओके सर, एक्चुअली टेस्ट सीरीज में बात ये है कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को तब लगा कि मेरे को पहले कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो पर उस वक्त मेरे को ध्यान नहीं था कि टेस्ट सीरीज पहले मैं तो फिर मैंने मेरे ख्याल सितंबर में टेस्ट सीरीज एक्चुअली ज्वाइन किया था। सर का टेस्ट चालू हो गया था, सर का टेस्ट मैंने जून से ही चालू कर दिया था, सर का टेस्ट रेगुलर चल रहा था बराबर, तो मैं सर का टेस्ट दे रहा था, उधर मार्क्स मेरा उतना अच्छा नहीं आता था, ठीक ठाक आता था। तो पहले स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन लगता है ना, फिर मैं धीरे धीरे मार्क्स सर के टेस्ट में बढ़ने लगा तो मेरे को लगा कि अब मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा है। फिर मैंने अपना मेडिसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करने से स्टार्टिंग मार्क्स मेरा भी कम आ रहा था, तो फिर मेरे को लगा और पढ़ना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ना चालू किया रेगुलर में,
फिर टेस्ट सीरीज में जैसे उनका बेसिक अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है पहले कि इस टेस्ट को इस दिन तक देना ही है, ऐसा टाइप का। तो मैंने भी टाइम टेबल टाइप को बना लिया कि ये टेस्ट मैं इन दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे अप्रोच लेके चला कि जनवरी तक मेरा क्या बोलते हैं पूरे सब्जेक्ट टेस्ट सब खत्म हो जाए और मॉक भी मतलब आधे कंप्लीट हो जाए और आधे बचे रहे जो मैं एक्चुअली जनवरी में ख़त्म करने वाला था। कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने टोटल? तो मैं टोटल मॉक दिया होगा अबाउट 35 समथिंग। 35 सर। आपको लगता है टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट? हाँ, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली क्या होता है कि आप टेस्ट देते हो ना, तो आपको एक तो अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चन लेने का तरीका आता है। अब किसी क्वेश्चन में आप अप्रोच नहीं भी ले पाते हो तो मतलब उससे आपको सीखने का मौका मिलता है कि उस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लेना चाहिए। और टेस्ट देने से मेन बात यह है कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है पर हो सकता है आपको अप्लाई करना आता हो। क्वेश्चन आपको सिखाते हैं कि उस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। हो सकता है और क्वेश्चन आप आता हो अप्लाई करना हो आता हो सब आता हो, पर हो सकता है क्वेश्चन आप गलत कर दो क्योंकि सिली मिस्टेक सबसे होती है। तो टेस्ट दे देते हो सिली मिस्टेक भी इंप्रूवमेंट आती है। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि जब आप टेस्ट देते रहते हैं तो सिली मिस्टेक जो होता है उससे कैसे बचा जाए, कहाँ पे हम गलती ज़्यादा कर सकते हैं और कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको टेस्ट से ही वाकई मतलब क्लियर होगा। और जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में नंबर कम आते हैं लेकिन उससे डिमोटिवेट फील होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में नंबर कम आ रहे मतलब उस पेपर से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। जैसा उन्होंने बताया कि वाकई में मतलब अपना सर्कल बड़ा करिए क्वेश्चंस को लेकर। सर्कल बड़ा करने का मतलब ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर फाइंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है। तो तरुण, ये बताइए मुझे कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। मैं सोचा नहीं था, वैसे मैं 2 साल पहले की बात तो मेरे को नहीं लगा था मेरा गेट वेट कुछ निकलने वाला है। मैं तो प्लेसमेंट वगैरह का देख रहा था कहीं प्लेसमेंट लग जाए, पर अब अच्छा लग रहा है। मैं कभी IIT ज्वाइन करूँगा, है ना, रैंक आ गया है तो जैसे आप तो प्लेस हो चुके हैं? प्लेसमेंट मेरा हो गया था। अब किस कंपनी में प्लेसमेंट लगा? प्लेसमेंट मेरा कैपजेमिनी में हो गया था। ओके। तो मैंने एक चीज़ और भी फील किया है आपके कॉलेज के बच्चों को कि जब उनका प्लेसमेंट लग जाता है ना तो वो मतलब अब कोई प्रिपरेशन करना ही नहीं है। तो क्या आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं है उस टाइम? नहीं सर, मेन बात ये था ना कि जब मैं एक्चुअली मैं अपने कॉलेज प्लेसमेंट बैठ भी नहीं रहा था। मेरे घर वाले बोले इसमें प्लेसमेंट में बैठा था। एक्चुअली मैं पहले मेरा मेन एम जब मैं 4th सेम में था तो मेरा एम प्लेसमेंट ही था। पर बात ये कि मैं गेट के लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया था। तो 5th 6th तक आते आते मेरा ये हो गया था मेरे को गेट निकालना है, तो मैं प्लेसमेंट से दूर हो गया था। ठीक है, तो मेरे घर वाले बोले कि अब प्लेसमेंट में बैठ दो, एक आध कंपनी निकाल लो, उसके बाद गेट तो होते ही रहेगा। तो फिर मैंने एक कंपनी बैठा, मेरा प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद मैंने कंपनी बैठना भी छोड़ दिया था। ओके। अपने जूनियर्स को आप क्या मतलब जो अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस वही है कि रेगुलर स्टडी करते रहो। मतलब एक फिक्स टाइम टेबल बनाना जरूरी है। मेन टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा तो आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा, और एक बार रूटीन सेट हो गया तो आप उस रूटीन के हिसाब से उस रूटीन को फॉलो करोगे तो बराबर चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। जो अब मेन बात है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आपकी मर्जी हो 1 करो या 2 करो। और कोई टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो तो उसके लिए भी एक टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम टेबल के हिसाब से हमको ये टेस्ट अटैम्प्ट करना ही है। और जो टेस्ट अटैम्प्ट तुम कर रहे हो उसका क्या बोलते हैं, एक वो लिस्ट टाइप का बना लो कि ये टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किया, इतना मार्क्स आए, कहाँ गलती हो रही है कहाँ गलती नहीं हो रही है। गलती हो रही है तो उसको लिख के रख लो। कुछ कंसेप्ट अच्छा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें कॉपी में नोट करने लायक है तो उसको नोट कर लो, अच्छे साइड से लिख दो, एक इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप का बना लो ताकि वो बाद में एक बारी में देखे वो याद हो जाए, चीज़ें दिमाग में रह जाए। अगर एक बार कोई कंसेप्ट को कॉपी अपने हाथ से लिखते हो तो भी आपके वो दिमाग में रह जाता है कि मैंने हाँ ये चीज़ लिखा था ऐसा। ओके। तो अभी आपका मतलब प्लान आगे क्या है? मतलब आगे आप फर्दर क्या मतलब एक एमटेक का पहला प्लान है आपका कि एमटेक आपको अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करना है। कोडिंग लेवल तो आपकी ऑलरेडी अभी अच्छी चल ही रही है, तो आप मतलब आपका विचार मतलब आपका मन तो ये होगा कि हम एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन करें, कि आपका PSU की तरफ जाने का झुकाव है? सर PSU तो अभी मेरा झुकाव नहीं है। मेन अभी मेरे को IITs में पहुंचना था, तो अब मेरा अभी प्लेसमेंट अभी देखते हैं सर, कॉल वॉल के ऊपर है, जिसका कॉल आएगा उसमें इंटरव्यू वगैरह देना है। मैंने अभी IIT दिल्ली जहाँ लग जाए उसके बाद फिर वहाँ से देखेंगे कैसे करना है। तरुण, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके और ऑल द बेस्ट, और आप इंजॉय करते रहे लाइफ में। थैंक यू। ओके।